कुछ लोग इस मामले को राजनीतिक रूप दे करके भी इनका गांव वालों का नुकसान कराना चाहते हैं, अपना दाव लगाना चाहते हैं। एक फिर बंदरिया जो कहता है बोला मैं ऑस्ट्रेलिया से चल करके तुम्हारे लिए आया हूँ। इस ऑस्ट्रेलिया वाले को आज चिंता कैसे होगी यहाँ? कुछ लोगों ने तो इस तरह की अफवाहें फैला रखी थी कि अभय सिंह ने तो जमाल का पानी रुकवा रखा है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और आपके साथ मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और ये समय है प्राइम टाइम का। तो प्राइम टाइम में आज जिन खबरों पर अब आपसे हम चर्चा करेंगे उनमें मुख्य है कि हरियाणा कांग्रेस के जो युवराज हैं दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को ये चुनौती दी है कि वे अब की बार कहीं से विधायक नहीं बनेंगे। उचाना में पहुंचे थे दीपेंद्र हुड्डा और इसके साथ साथ हरियाणा की और भी कई राजनीतिक बातें हैं जिसके अंदर रणदीप सिंह सुरजेवाला का वो राक्षस वाला बयान भी है और इसके साथ साथ और भी कई गतिविधियां हैं जिस पर नज़र रहेगी। इसके साथ साथ आपसे चर्चा करेंगे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जो मुख्यमंत्री जी को एक प्रस्ताव भेजा है कि अंबाला का जो एयरपोर्ट है उसका नाम बदला जाए। चर्चा उत्तर प्रदेश की भी होगी कि जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने राहुल गांधी जी को तो ये बोला है कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन साथ साथ प्रियंका की भी टेंशन बढ़ा दी है। इसके साथ साथ चर्चा देश के अमीर सांसदों की भी होगी जो सर्वे में सामने आए हैं। तो प्राइम टाइम में खबरों की चर्चा शुरू करें उससे पहले बात करते हैं आपके साथ उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में है। तो सबसे प्रमुख खबर की ब्रिक्स समिट पर भारत चीन के बीच मेजर जनरल स्तर पर पहले वार्ता होगी और विवादों के मुद्दों पर मंथन होगा। दूसरी खबर है कि 22 से 24 अगस्त तक जोहानिसबर्ग में आयोजित ब्रिक्स समिट में जो ब्रिक्स समिट होना है उसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे जिनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का जो बयान है कि अमेठी से राहुल गांधी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, उसने यूपी की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का दौरा किया, रामलला के दर्शन किए और मंदिर के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। चांद के और करीब पहुंचा है चंद्रयान 3। लैंडर की डिबू स्टिंग कामयाब हुई है। 23 अगस्त को इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी। और बिहार के अररिया में पत्रकार विमल यादव मर्डर केस में पुलिस एक्शन में है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मानहानि के मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अदालत से राहत मिली है। उनकी जो अंतरिम जमानत है वो 16 सितंबर तक बढ़ाई गई है। तो चलिए अब प्राइम टाइम की खबरों पर आपसे चर्चा करते हैं। तो प्राइम टाइम में सबसे पहले चर्चा हरियाणा कांग्रेस के युवराज दीपेंद्र सिंह हुड्डा के उस बयान की जो उन्होंने उचाना से दिया और उन्होंने उचाना में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को चुनौती दी है कि जेजेपी विधानसभा चुनाव में खाता तक भी नहीं खोल पाएगी। यानी कि उन्होंने ये कह दिया कि दुष्यंत चौटाला भी विधायक नहीं बन पाएंगे। अब ये राजनीति है और उचाना से जब राजनीति चलती है तो चाहे वो चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमरखां और ओम प्रकाश चौटाला यानी कि जो चौटाला परिवार है जिसके अंदर एक तरफ दुष्यंत चौटाला है दूसरी तरफ अभय चौटाला है वहाँ चलती हो, और या फिर क्योंकि जींद की जो ज़मीन है, जो राजनीतिक ज़मीन है जींद की, वो राजनीति को नई दिशाएं देती रहती है। तो अब वहाँ पर जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुँचे उचाना में एक दिन के दौरे पर, तो उन्होंने ये कह दिया कि दुष्यंत चौटाला जो हैं खुद भी विधायक नहीं बन पाएंगे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जो दुष्यंत चौटाला हैं अगर वो उचाना से चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ भी हारेंगे। इसके अलावा उनकी जननायक जनता पार्टी जो आज प्रदेश में भागीदार है उसका खाता भी नहीं खुलेगा। तो जवाब में दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में किसको कितनी सीटें मिलेंगी इसका फैसला जनमत से होगा। तो उनके जवाब से तो शायद यही लग रहा है कि उन्होंने सारा दारोमदार जनता पर छोड़ दिया है। वैसे जनता जनार्दन होती है, राजनेता जनता के बिना कुछ नहीं है। और इस बात में जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है उससे सभी को सरोकार रखना पड़ेगा। जनता जिसको चाहे वो सर का ताज सौंप दे और जनता जिसको चाहे उसका ताज छीन ले। इसके साथ साथ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी सांसद ब्रजेंद्र सिंह के 5 बड़े काम वाले बयान पर कहा है कि मैं आपको सारी लिस्ट देता हूं और उनको दिखा दो कि कौन कौन से काम हुए हैं कौन कौन से नहीं हुए। तो बात दुष्यंत चौटाला के उस बयान की भी होगी कि जिसमें उनसे ये पूछा गया कि जो रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और भाजपा को वोट देने वालों को राक्षस कहा था,
तो इस पर दुष्यंत चौटाला का जवाब ये आया कि रणदीप सिंह सुरजेवाला भी धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं। दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि हम वोटर को अपना भगवान मानते हैं और उनको राक्षस कहना रणदीप सिंह सुरजेवाला की ऊंची मानसिकता को दर्शाता है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लीगल प्रकोष्ठ ने राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला के राक्षस वाले बयान को लेकर उन्हें लीगल नोटिस दिया है। प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट बलवान सुहाग ने कहा है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला अपने बयान के लिए 15 दिन में सार्वजनिक माफ़ी मांगे। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन पर सिविल और क्रिमिनल दोनों केस दर्ज किए जाएंगे। गौरतलब है कि कैथल में 13 अगस्त को हुई रैली में राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी और जेजेपी के मतदाताओं और कार्यकर्ताओं को राक्षस प्रवृत्ति का बताया था। तो इस मामले को लेकर सियासत खूब हो रही है। वैसे सियासत किसानों को भी लेकर खूब हो रही है। दरअसल सिरसा के जमाल गांव में 2 किसान पिछले 6 दिन से धरने पर बैठे हैं। वे पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं और उनकी मांग है कि जमाल माइनर और कुतियाना माइनर मंगल डायरेक्टर माइनर ऑटो हेड से जमाल तक पानी पहुंचाने की सरकार व्यवस्था कर दे। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है और अब इसको लेकर सियासत पूरे जोर शोर से हो रही है। धरने की जगह पर पहुंचे एलनाबाद के विधायक और इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला और अभय सिंह चौटाला ने ग्रामीणों को समर्थन देने के लिए अभय सिंह चौटाला के साथ साथ वहाँ पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल भी पहुंचे। भरत सिंह बेनीवाल कांग्रेस से विधायक रहे हैं। तो जब ये दोनों नेता पहुंचे तो मुख्य मुद्दे को छोड़कर सबका ध्यान इन दोनों की सियासत पर अटक गया और इसी बीच अभय चौटाला ने बेनीवाल पर कटाक्ष भी किए और उन्हें मूंछ का बाल और बंदर तक कह डाला। सुनिए क्या कहा अभय सिंह चौटाला ने। 16 दिन पहले बैठे थे लोग, 16 दिन के बाद फैसला करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा। तो डीसी को मैंने कहा है, कल डीसी ने कहा है कि मैं खुद जाऊंगा वहाँ। डीसी साहब यहाँ आएंगे, लोगों से बात करेंगे, मिलेंगे, पूछेंगे। मैंने उनसे कहा भी समाधान चाहिए हमें, तो सिर्फ और सिर्फ समाधान की बात है। मुझे लगता है कि अब हर हालत में इनको पानी देना पड़ेगा, देंगे पानी। मैं बहुत दफ़ा यहाँ तो कुछ लोग राजनीति कर रहे थे मेरे खिलाफ। कुछ लोगों ने तो इस तरह की अफवाहें फैला रखी थी कि अभय सिंह ने तो जमाल का पानी रुकवा रखा है। आखिर अस्सी से मैंने कहा बता इनको मेरी क्या बात होती रही है। कुछ लोग इस मामले को राजनीतिक रूप दे करके भी इनका गांव वालों का नुकसान कराना चाहते हैं, अपना दाव लगाना चाहते हैं। एक फिर बंदरिया जो कहता है बोला मैं ऑस्ट्रेलिया से चल करके तुम्हारे लिए आया हूँ। इस ऑस्ट्रेलिया वाले को आज चिंता कैसे होगी? यहाँ पहले चिंता नहीं हुई। धरना किसानों का वहाँ चला था 16 दिन, 3 महीने उसमें बैठे रहे थे। तब कहाँ गया थे? काम भर गया था, तब नहीं आया। ये सब जो है राजनीति करने वाले लोग हैं, ये इनके हितैषी नहीं है। इनको टी शर्टें पहरा दी 5 सातों को और वो टी शर्ट पहने हुए फिरे पागल है। यूँ सोचते हैं कि हम ही सब कुछ बदल देंगे। यूँ पता नहीं तुम्हारे जैसे ने इस जमाल में मेरे खिलाफ कितना जोर लगाया था। ये जमाल गांव सदा हमारा है, आज भी हमारा है, आगे भी हमारा रहेगा। लोगों को मेरे ऊपर पूरा विश्वास है। मैंने हमेशा लोगों की लड़ाई लड़ी है, लोगों को लाभ पहुंचाया है। आगे भी मेरा प्रयास रहेगा कि इनको पानी मिले। ये जो इस तरह की यहाँ ड्रामेबाजी करते हैं, ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी लोगों के बीच में। इस बीच हरियाणा प्रदेश से एक अच्छी खबर आई है और अच्छी खबर है वो अनिल विज की तरफ से, जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं। उन्होंने अंबाला छावनी हवाई अड्डे को बदलने का नाम रखने की जो मांग की थी, अब उस पर तैयारी चल रही है। गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री खट्टर को प्रस्ताव भेजा है जिसमें अंबाला एयरपोर्ट का नाम अंबाला एयरपोर्ट अंबाला छावनी रखने का सुझाव दिया गया है। गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि अंबाला का नाम अंबा देवी के नाम पर पड़ा है। इसका प्राचीन मंदिर भी अंबाला में स्थित है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने अंबाला एयरपोर्ट के लिए 133 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी भी दे दी है। अब संभावना यही जताई जा रही है कि नवंबर में लोग अंबाला से वाराणसी, आगरा और श्रीनगर के लिए सीधी उड़ान ले सकेंगे। अंबाला घरेलू हवाई अड्डा बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने एयरफोर्स स्टेशन के पास वाली 20 एकड़ ज़मीन सेना से ले ली है और सेना ने ज़मीन की कीमत 133 करोड़ रुपए आंकी है। अंबाला के इस प्रोजेक्ट से जीटी बेल्ट के लोगों को सीधा फ़ायदा मिलेगा। यहाँ के लोगों के लिए हवाई यात्रा के लिए चंडीगढ़ या फिर दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अब घरेलू हवाई अड्डा शुरू होने के बाद लोगों को इसके अलावा और भी कई अतिरिक्त सुविधाएं मिलेंगी। तो ये तो बात थी हरियाणा की। अब बात देश की सियासत की। सांसद की सदस्यता बहाल होने के बाद कांग्रेस के बड़े युवराज यानी कि राहुल गांधी मॉनसून सत्र में मणिपुर मुद्दे को लेकर छाए रहे। उसके बाद उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड का दौरा किया और अब राहुल गांधी 2 दिवसीय लद्दाख के दौरे पर हैं।
राहुल गांधी ने लेह लद्दाख में पार्टी नेताओं से मुलाकात की और उसके बाद वो अलग अलग जगह पर युवाओं के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दिए। लद्दाख से पहले राहुल गांधी ने आरएसएस को फिर निशाने पर ले लिया, जिस पर अब बवाल मचा हुआ है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस के लोग ही सब कुछ चला रहे हैं। केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री से पूछेंगे तो वह आपको यही बताएंगे कि असल में वे अपने मंत्रालय नहीं चलाते हैं, बल्कि आरएसएस द्वारा नियुक्त उनके ओएसडी चलाते हैं। राहुल गांधी ने आरएसएस पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ऐसा परिदृश्य बना रखा है कि वे हर संस्थान में सब कुछ चला रहे हैं पर्दे के पीछे। इसके साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कुछ राजनीतिक लोग नफरत का माहौल बना रहे हैं। अगर भारत में चलकर जनता के बीच जाएं तो वहां पर देखेंगे कि लोगों में प्यार है, सम्मान है और भाईचारा है। मुझे भी लोगों के बीच जाकर बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। और राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने हजारों लोगों से मुलाकात की है। इस बीच आपको वो बयान याद होगा कि जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, अजय राय, नए नवेले अध्यक्ष, उन्होंने जो ये कहा था कि अमेठी से राहुल गांधी अगला चुनाव लड़ेंगे। और प्रियंका गांधी वाड्रा का जब नाम आया तो उन्होंने कह दिया कि वाराणसी से चुनाव लड़ने। अब वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी, और उनके सामने चुनाव लड़ने का मतलब एक टेंशन नई शुरू हो जाना ही है। खैर, जब चुनाव की बात है तो सभी चुनावी रंग में रंगे हुए हैं, चाहे उसके अंदर कोई भी पार्टी हो, तो उनसे बीजेपी पीछे कहाँ रहेगी, क्योंकि बीजेपी तो वैसे ही ज़्यादातर चुनावी मोड में रहती है। भारतीय जनता पार्टी कभी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है, तो वहीं अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी के विधायकों को ट्रेनिंग दी रही है। जीत का विजय मंत्र देने के लिए बीजेपी ने गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार से 230 विधायक बुलाए हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मिशन छत्तीसगढ़ पर हैं और वे वहां से गारंटी कार्ड की लॉन्चिंग कर रहे हैं और साथ साथ छत्तीसगढ़ में जीत का मंत्र दे रहे हैं। अब ये इंडिया गठबंधन के साथी हैं कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल। छत्तीसगढ़ में क्या खिचड़ी पकेगी पता नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी खिचड़ी वहाँ पकाने के लिए पहुँच चुके हैं। तो अब खबर कुछ अलग हटके। एडीआर और नेशनल इलेक्शन ब्रांच की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि देश के 12% राज्यसभा सदस्य अरबपति हैं। सबसे ज़्यादा अरबपति राज्यसभा सांसद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हैं। 235 में से 225 राज्यसभा सांसदों की संपत्ति और आपराधिक मामलों से जुड़ी जानकारियों का विश्लेषण करने के बाद इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि तेलंगाना के 7 सांसदों के पास लगभग 5,596 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वहीं आंध्र प्रदेश के 11 सांसदों के पास 3,823 करोड़ रुपए की संपत्ति है, तो उत्तर प्रदेश के 30 सांसद 1,941 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की संपत्ति के मालिक हैं। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के मुताबिक 225 राज्यसभा सांसदों में से लगभग 75 यानी कि 33% सांसदों ने ये माना है कि उन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। लगभग 41 सांसदों यानी कि 18% सांसदों ने ये माना है कि वो गंभीर आपराधिक मामलों के दोषी हैं जिन पर उन पर मामले दर्ज हैं। इसमें 2 सांसदों पर तो आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के केस भी दर्ज हैं। एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच की इस रिपोर्ट में प्रतिशत में आंकड़ों की बात की जाए तो दिल्ली में 67 आपराधिक केस हैं, जिनमें से 33 गंभीर आपराधिक मामले हैं, तो वहीं बिहार में 63 आपराधिक केस हैं, जिनमें से 48 गंभीर मामले वाले माने जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 27 आपराधिक केस हैं, जिनमें से 18 गंभीर हैं। झारखंड में 17 आपराधिक केस हैं। हरियाणा के 20 आपराधिक केस। पार्टियों के हिसाब से बात की जाए तो सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले आरजेडी पर हैं, जिसमें 83 टोटल मामले हैं, जिनमें से 50 संगीन मामले हैं। तो चलिए आज के प्राइम टाइम में इतना ही। हमने आपको जाते जाते अपने जो माननीय हैं उनकी दौलत और उनका जो अपराध का स्तर है उसके बारे में जानकारी दी। आज के प्राइम टाइम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ उन खबरों पर, कुछ उन मुद्दों के साथ जो रखते हैं आपसे बहुत सरोकार। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।